Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Usama Ali, and today's lecture is about pathology. And the topic that we will discuss in today's lecture is cell injury. सेल इंजरी क्या होती है? सेल इंजरी को आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पैथोलॉजिकल या फिज़िकल स्टिमुलस जो सेल के अंदर उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर्स में एबनॉर्मल चेंजेस पैदा कर दे, इसे हम कहते हैं सेल इंजरी. इसकी जो डेफिनेशन है वो हम यूँ कह सकते हैं, डेफिनेशन है व्हेन सेल fails to preserve its health as a steady state of structure or function in the phase of continuous physical and pathological stress, its structure and function undergoes abnormal changes. यानी अगर फिज़िकल स्ट्रेस हो या पैथोलॉजिकल आपको पता है कि जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया पैथोलॉजिकल कैसे हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है, फिज़िकल स्ट्रेस ट्रॉमा की वजह से हो सकता है. तो ये स्ट्रेस अगर कंटिन्यूस रहे और ये स्ट्रेस सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में एबनॉर्मल चेंजेस पैदा कर दें, तो इसे हम कहते हैं सेल इंजरी. अब सेल इंजरी जो है उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी. रिवर्सिबल सेल इंजरी, when the former steady state of cell structure and cell function can be regained after the removal of physiological stress or pathological stimuli, it is called reversible cell injury. इसका मतलब ये है कि अगर हम वो पैथोलॉजिकल स्ट्रेस और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो सेल के ऊपर पड़ा था और उसने एबनॉर्मल चेंजेस पैदा की थी सेल के अंदर, अगर हम वो स्ट्रेस हटा दें और सेल दोबारा अपनी पुरानी स्टेट में चला जाए, तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी. ये हम इस तरह इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसमें क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जो सा स्ट्रेस है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है. और ये स्ट्रेस जो सा है इस सेल को इस शेप में कन्वर्ट कर रहा है, इस यानी सेल के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आ गई हैं. अगर ये हम स्ट्रेस को हटा दें, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हम हटा दें और ये वाला सेल दोबारा अपनी इस शेप में चला जाए, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी. द नेक्स्ट इज़ इरिवर्सिबल सेल इंजरी. ये बिल्कुल उसका उल्ट है. अगर फॉर एग्जांपल एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये, और उस पर पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन और उस पैथोलॉजिकल ने उसमें उस सेल को बस्ट कर दिया है, उसको बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया है, ये सेल की शेप इस तरह हो गई है. तो अगर इस कंडीशन में हम पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को हटा भी दें, तो ये जो सेल है अपनी दोबारा इस हालत में नहीं जा सकता. तो इसलिए इस सेल इंजरी को हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी. आगे इसकी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है रिवर्सिबल सेल इंजरी और रिवर्सिबल सेल इंजरी को. रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? अ टाइप ऑफ अ सेल इंजरी दैट कैन रिटर्न टू इट्स स्टेडी स्टेट बाय आल्टरिंग सेलुलर कंडीशन. यानी वो सेल इंजरी जो अगर जिसमें सेल स्टिमुलस हटने के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाए. इसका उल्ट इरिवर्सिबल सेल इंजरी है जिसमें सेल की डेथ हो जाए और सेल अपनी नॉर्मल हालत में ना जा सके. इसमें क्या होता है रिवर्सिबल में, कैन रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन, हैज़ पास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. यानी ये सेल दोबारा अपनी पुरानी हालत में नहीं जा सकता. रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? ये सब लीथल होती है, यानी जानलेवा नहीं होती है, शॉर्ट एक्टिंग और थोड़ी देर के लिए होती है. जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी लॉन्ग लास्टिंग होती है और लीथल यानी ख़तरनाक होती है. रिवर्सिबल सेल इंजरी की क्या है? काज बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो टू द सेल्स. अब इसकी एक एग्जांपल रिवर्सिबल सेल इंजरी की ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन कुछ देर के लिए किसी फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल है, उसमें कोई थ्रोम्बाई बन गया है, यानी छोटा सा क्लॉट बन गया है, और थोड़ी देर के लिए आपके मसल्स को क्या होगा, ब्लड सप्लाई उस जाना कम हो गई है.
जिसकी वजह से क्या होगा, वो सेल एबनॉर्मल शेप में चले जाएंगे। लेकिन उस थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो ब्लड सप्लाई उसकी नॉर्मल हो गई है। तो जो एबनॉर्मल चेंजेस उस मसल में आई हैं, वो ब्लड सप्लाई नॉर्मल होने के बाद मसल्स में के सेल्स को दोबारा नॉर्मल पोजीशन में कन्वर्ट कर देगी। तो ये एग्जाम्पल है रिवर्सिबल सेल इंजरी की। इसके बाद जो सेकंड है, काज बाय इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस एंड वायरल इन्फेक्शन। रिवर्सिबल सेल इंजरी इम्यूनोलॉजिकल यानी ऑटो इम्यून हो सकती है या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। रिजल्ट इन सेलुलर स्वेलिंग एंड फैट अकोमुलेशन। इसमें क्या होता है, सेल स्वेल कर जाता है, सेल फूल जाता है और उसमें फैट अकोमुलेशन हो जाती है। जबकि इसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, इन्हें कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस आर एक्चुअली सेल डेथ, यानी इनमें सेल डेथ हो चुकी होती है। कैन बी ट्रीटेड विद ड्रग्स, और इसमें लीड्स टू परमानेंट लॉस। इरिवर्सिबल को हम ट्रीट नहीं कर सके, इसमें परमानेंट सेल लॉस हो जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसमें हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी को दोबारा सेल को ज़िंदा कर लें। लेकिन रिवर्सिबल सेल इंजरी जो सी है, उसको हम ड्रग्स देंगे तो वो दोबारा रिकवर कर सकता है। आगे ये एग्जाम्पल है रिवर्सिबल सेल इंजरी की। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है नॉर्मल सेल, ठीक है। इस पे फॉर एग्जांपल कोई पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस पड़ा। जब ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस पड़ेंगे तो उसने इस सेल की शेप को इस तरह कन्वर्ट कर दिया। इस चीज़ में इसमें क्या हुआ है कि सेल स्वेल कर गया है, आप देख सकते हैं सेल स्वेल कर गया है। इसके अलावा फैट कम्युलेशन होना शुरू हो गई है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका स्वेल कर गया है, मेम्ब्रेन में ब्लेब्स बन गए हैं। लेकिन अगर हम ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस को हटा दें, ख़त्म कर दें, तो क्या होगा, ये सेल अपनी दोबारा इस हालत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। The next is an example of a reversible as well as irreversible cell injury। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये एक नॉर्मल सेल है। जब इस पे पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ा तो इसने क्या किया, एक सेल को कन्वर्ट कर दिया, इसको इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया और सेल स्वेल कर गया, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये स्टिमुलस थोड़ी देर के लिए नहीं हटा बल्कि ज़्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग रहा, तो ये सेल को फर्दर किस में कन्वर्ट कर देगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, जो सा न्यूक्लियस है वो टूटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लाइजोसोम्स जो से होते हैं, सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रप्चर हो जाएंगे। जब लाइजोसोम रप्चर होंगे तो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स सेल को अंदर से ही तोड़ना शुरू कर देंगे और ये लाइजोसोमिक एंजाइम विल काज इंजरी टू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टू other organelles, and when this result at the end result will result in the rupture of cell. As you can see here, the cell has ruptured now. अगर हम अब इस कंडीशन में इस जो हमारा फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस था उसको हटा दें, तो फिर भी ये सेल दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में नहीं जा सका। तो इस इंजरी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो आपको ये बात समझ लग गई कि नॉर्मल सेल ऐसा था, जब उस पर स्टिमुलस पड़ा तो वो उसकी क्या हुआ, वो स्वेल कर गया। तो अगर स्टिमुलस नहीं हटा, दोबारा लॉन्ग लास्टिंग था, तो क्या होगा, सेल फर्दर स्वेल करेगा, जो से लाइसोसोम होंगे वो रप्चर होंगे। लाइसोसोम रप्चर होने की वजह से एंजाइम रिलीज होंगे, वो एंजाइम न्यूक्लियस और सेल के अदर ऑर्गेनेल्स को डैमेज करेगा और सेल एट लास्ट रप्चर कर देगा। और जब वो सेल रप्चर कर देगा तो फिर हम सेल को दोबारा नॉर्मल हालत में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस इंजरी को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अच्छा, अब सेल इंजरी के काजेस क्या हो सकते हैं, ये एक निमोनिक है, हिम कैन पीजी। एच से हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल की इंजरी हो सकती है। इम्यून रिएक्शन यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही बॉडी पे डैमेज करना शुरू कर दे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस, ये डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल एंड ड्रग्स ये सेल इंजरी काज कर सकते हैं। इसके अलावा एजिंग, उम्र के बढ़ने के साथ साथ सेल इंजरी होना शुरू हो जाती है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, किसी भी
खुराक की ज़्यादती या कमी न्यूट्रिशन सेल इंजरी काज कर सकती है। इसके अलावा फिज़िकल एजेंट्स और इसके अलावा जेनेटिक डिफेक्ट्स यानी जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। अब हम सबसे पहला काज इसका पढ़ेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होती है? इट रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू बिलो फिजियोलॉजिकल नीड। इसका मतलब ये है कि अगर टिश्यू की सप्लाई है जो ऑक्सीजन की, वो अगर बिलो जितनी नीड है उससे कम हो जाए तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो इसकी वजह से क्या होता है? सेल इंजरी होती है। इसकी वजह से सेल इंजरी कैसे होती है ये आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि ये है ब्लड वेसल, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है, इसमें एक थ्रोम्बाई यानी क्लॉट फंस गया है। क्लॉट फंसने की वजह से क्या हुआ? आगे ब्लड जाना रुक गया। जब ब्लड जाना रुकेगा तो सेल को भी नहीं ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब वो नहीं मिलेगी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो सी है डिक्रीज़ कर जाएगी। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डिक्रीज़ करेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एटीपी बनाना। जब माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो एटीपी क्या करेगी? एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो एटीपी की जब प्रोडक्शन कम होगी तो उससे तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स और डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, जब राइबोसोम की डिटैचमेंट हो जाएगी और उसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस बनना छोड़ देगी। उसके अलावा क्या होगा? सोडियम पोटाशियम पंप। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पंप होता है जिसे कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, और वो वर्क करता है बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। अगर एटीपी नहीं होगी तो क्या होगा? सोडियम पोटाशियम पंप अपना काम करना छोड़ देगा। जब वो काम करना छोड़ देगा तो क्या होगा? कैल्शियम, वाटर एंड सोडियम सेल के अंदर आना शुरू कर देंगे, और जो पोटाशियम है वो सेल के बाहर निकलना शुरू कर देगा। जब कैल्शियम, वाटर एंड जो सा है सोडियम सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा? सेल स्वेल कर जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया इंजरी, उसकी काज हो गई। इसके अलावा क्या है? आपको पता है कि एन एरोबिक जब एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी तो एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस जो सी है वो दो तरह की होती है, एक एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी, हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होती, तो क्या होगा? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस तो नहीं हो सकती क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। तो एन एरोबिक द ग्लाइकोलाइसिस विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वो स्टार्ट होती है तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है? वो पीएच को ड्रॉप कर देता है, क्योंकि आपको पता है एसिड जो से होते हैं उनकी पीएच 7 से कम है, तो पीएच को क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। तो जब पीएच ड्रॉप होगी तो इसके साथ साथ पीएच ड्रॉप होने की वजह से जो है न्यूक्लियस है उसकी क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल इंजरी हो जाएगी। तो ये एक मैकेनिज़्म है हाइपोक्सिया में सेल इंजरी होने का। हम आगे बताए हुए हैं कि हाइपोक्सिया के काज क्या हैं। पहला काज ये है कि इनएडुकेट ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, ठीक है, कि फॉर इसका काज क्या हो सकता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। कार्डिक आपको पता है कि अगर कार्डियक फेलियर हो जाए, हार्ट फेलियर हो गए, तो ब्लड पंप जो सा है ब्लड वो जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर सकता। जब ब्लड पंप नहीं होगा हार्ट के ज़रिए तो क्या होगा? उसकी ऑक्सीजनेशन भी नहीं होगी। तो जब ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा। सेकेंड इसकी काज है रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम है, लंग्स है, वो क्या करते हैं? ब्लड की ऑक्सीजनेशन कराते हैं। तो अगर लंग्स काम ही नहीं कर रहे तो इवन ब्लड अगर उनके पास आ भी रहा है तो वो ऑक्सीजनेट उनको नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा। आगे क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, के जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसे कम हो सकती है? कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है। इसके अलावा एनीमिया यानी खून बन ही कम रहा है, तो इस वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकता है। अगली है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यू। ये इसमें क्या होगा कि जो सा ब्लड वेसल है, आर्टरी है या वेन्स हैं, उनमें क्या होगा? क्लॉट छोटे छोटे बन जाएंगे। जब वो क्लॉट बन जाएंगे तो उन क्लॉट से आगे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा। अगली है लॉस ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ सेल। मतलब साइनाइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन भी है, ब्लड भी है, लेकिन जो सेल है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज ही नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा।
नेक्स्ट स्लाइड है इम्यून रिएक्शन, यानी सेल इंजरी इम्यून रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। इम्यून रिएक्शन में क्या होता है कि बॉडी जो सी है अपने खुद के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ या टी सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ और टी सेल जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड ऑटो इम्यून डिजीज़। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत सेंसिटिव हो जाता है। जब बहुत सेंसिटिव हो जाता है तो वो हल्की सी चीज़ पे भी, फॉर एग्जांपल आपने पॉलन इनहेल कर लिया, किसी को कोई लोग एलर्जी होते हैं और उनको सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है पॉलन्स की, तो जब वो पॉलन इनहेल करते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है, तो वो साथ ही टी सेल्स और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो ये चीज़ें बनाते हैं तो ये जो उनसे हैं ये नॉर्मल सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है, सेल इंजरी हो जाती है। अगली टाइप है ऑटो इम्यून डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें भी टी सेल्स और एंटीबॉडीज़ जो सी हैं वो बॉडी के खिलाफ सेल्फ एंटीजन के खिलाफ ही डैमेज करना शुरू कर देती हैं। इसकी एग्जांपल है SLE यानी सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी के खिलाफ बनाना शुरू कर देती है। ये आपको बताया गया है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि एक पेशेंट है SLE का, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस का। इसमें क्या होगा, बॉडी जो सी होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम ये है वो क्या करेगा, वो बॉडी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। जब वो बॉडी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा तो वो हार्ट को भी इफ़ेक्ट करेगा, स्किन को भी इफ़ेक्ट करेगा, आपकी आइज़ को भी इफ़ेक्ट करेगा, पल्मनरी यानी आपके पल्मनरी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करेगा, और इसके साथ साथ जॉइंट्स को भी अफेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, सेल इंजरी होगी, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ कैन आल्सो कॉज सेल इंजरी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी क्वेश्चंस।